नेक्स्ट पॉइंट है, देखो पहले हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, और अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल के बाद लास्ट है इसमें कैटलिस्ट। तो सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को। तो सेकंड है और ये सबसे मेन है, तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोलाइडल सॉल्यूशन से पूछे गए हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो स्टार्ट किया था, ये किया था थॉमस ग्राहम ने। कोई बता सकता है कि क्या होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफाइन या कुछ क्लू किसी को पता हो तो? ये क्लास 9th में भी था, कोलाइडल सॉल्यूशन। नहीं आइडिया किसी को? देखो इसको स्टार्ट किया था थॉमस ग्राहम ने। तो थॉमस ग्राहम ने क्या किया, हाँ श्रुति लगभग सही आंसर। देखो यहाँ पे जो साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम, इसने लगभग 1861 में क्या किया कि जो सब्सटेंस थे उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले को कहते हैं क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड्स, और दूसरे को उसने कहा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी भी सब्सटेंस को, सॉल्युबल सब्सटेंस को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है क्रिस्टलॉइड और एक है कोलाइडल। किसके बेस पे किया उसने, कि उसने देखा कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं या जो फिल्टर पेपर होता है, इस फिल्टर पेपर से कौन पास आउट हो रहा है, कौन सा पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एनिमल मेम्ब्रेन से, जैसे आपने पार्चमेंट पेपर पढ़ा होगा, तो एनिमल मेम्ब्रेन से क्या होता है, क्रिस्टलॉइड तो पास आउट हो जाते हैं, जैसे आप फिल्टर करोगे तो ये पास आउट हो जाएगा, लेकिन ये पास आउट नहीं हो पाता। तो उसने कहा कि इस तरीके से अगर हम देखते हैं किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को, तो ये दो कैटेगरी में बंटना चाहिए, क्रिस्टलॉइड में और कोलाइडल में। तो क्रिस्टलॉइड कौन से होंगे, जो एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से पास आउट हो जाएंगे, और जो पास आउट नहीं होंगे वो कौन से हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। और इसे कोलाइडल क्यों बोला गया, क्योंकि कोलाइडल वर्ड एक वर्ड है कोला, इससे मिलके बना है, दिस इज जर्मन वर्ड। ठीक है, कोला, सॉरी ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्लू लाइक, जो ग्लू के जैसे दिखता है, जैसे जिलेटिन हो गया, ग्लू हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, जिलेटिन, स्टार्च, ठीक है, और ग्लू हो गया। और इसमें कौन से हो गया, जैसे NaCl सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, छोटे पार्टिकल्स वो इसमें आ गए, यूरिया हो गया। अब हुआ क्या दिक्कत, कि उन्होंने देखा कि जो क्रिस्टलॉइड है इसको हम किस में भी चेंज कर सकते हैं, कोलाइडल में। कैसे कर सकते हैं चेंज, तो यहाँ तक पहले समझ में आ गया सबको कि सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने 1861 में सॉल्युबल सब्सटेंस था उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलॉइड में और कोलाइडल में। तो क्रिस्टलॉइड किसे कहते हैं, जो एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से क्या होता है, पास आउट हो जाता है, और जो पास आउट नहीं हो पाता है उसको कहा कोलाइडल। क्यों, क्योंकि कोलाइडल है जो, वो कौन से वर्ड से मिलके बना है, कोला। कोला का मतलब ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, और ग्लू लाइक में जिलेटिन, स्टार्च, ग्लू वगैरह आ जाते हैं, गम वगैरह आ जाता है, गम। ठीक है, तो इसको इसने दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि किसी कंडीशन में जो क्रिस्टलॉइड है, ये क्रिस्टलॉइड किस में चेंज हो जा रहा है, कोलाइडल में, और किसी कंडीशन में कोलाइड किस में चेंज हो जा रहा है, क्रिस्टलाइड में। ठीक है, तो फिर अब एक चीज को फिक्स कहना क्या है, पॉसिबल नहीं था कि मैं कहूंगा कि क्रिस्टलॉइड है जो, ये क्रिस्टलॉइड है, लेकिन किसी कंडीशन में वो कोलाइडल बन जा रहा है, और कोई कोलाइडल है वो किसी कंडीशन में क्रिस्टलॉइड बन जा रहा है। यानी कि अगर आपने कोई केमिकल चेंज किया, कुछ रिएक्शन कराई, तो ये इससे इसमें चेंज हो जा रहा है, ये यहाँ से इसमें चेंज हो जा रहा है।
तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, यानी कि ये क्लासिफिकेशन उन्होंने हटा दिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्यों हटाया गया? क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं थी, ये क्रिस्टलॉइड फिक्स नहीं था, ये कोलाइडल फिक्स नहीं था। तो इसमें क्या किया गया, 1 सेकेंड, तो ये समझ में आ गया सबको? तो इन्होंने फाइनली क्या किया कि फाइनली इन्होंने देखा कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और कोई भी क्रिस्टलॉइड नहीं हो सकता है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो फिर इन्होंने एक चीज कही कि ये एक स्टेट होगा, कोलाइडल स्टेट के नाम से बोला गया। स्टेट का मतलब जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा उसे हम कोलाइडल कहेंगे। और तो कौन सी कंडीशन थी वो? ये था पार्टिकल साइज के बेस पे, पार्टिकल साइज के बेस पे। फिर इन्होंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरे को सस्पेंशन। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा, पार्टिकल साइज के बेस पे, जिसका पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया। जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है वो कोलाइडल स्टेट हो गया। और जिसका ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो गया उसे कहते हैं सस्पेंशन। यानी कि जो सॉल्यूशन था आपके पास, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पे? पार्टिकल साइज के बेस पे। और इसको इन्होंने कहा स्टेट, कोलाइडल स्टेट, क्योंकि इस स्टेट में कोई भी आ सकता है। अब मैं ये फिक्स नहीं कह सकता इसमें ये जिलेटिन ही आएगा, हो सकता है किसी कंडीशन में आपने केमिकल रिएक्शन करवाई या कुछ चेंज किया और ये किस में चेंज हो गया, ट्रू सॉल्यूशन में, या फिर ये किस में चेंज हो गया, सस्पेंशन में। तो फिर एक चीज को पर्टिकुलर कहना क्या है, सही नहीं था। तो उन्होंने कहा इससे स्टेट, ध्यान रखना, स्टेट जैसे कोलाइडल स्टेट, यानी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो कोलाइडल में आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है जो जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है वो कोलाइडल स्टेट है। वो फिक्स नहीं है, कोई भी कर लो आप, एक्स वाई जेड, अब इसमें फिक्स है ही नहीं कुछ भी। कोई भी कंपाउंड लाओ आप, और अगर उसके पार्टिकल का साइज, उसमें जो पार्टिकल है उसका साइज इसके बीच में आ जाएगा तो आप उसे कोलाइडल सॉल्यूशन ही बोलोगे, फिक्स हो गया ये। ठीक है, इसमें कोई भी क्या है, डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो गया, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उसको कह दिया उन्होंने ट्रू सॉल्यूशन। क्यों कहा गया, देखो ये चीजें फिक्स क्यों की गई, क्योंकि एक चीज को हम दूसरी चीज में चेंज कर सकते हैं। आपने कहा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन किसी कंडीशन में ये क्या है, सस्पेंशन की तरह काम कर रहा है। अगर आपने उसमें कुछ चीज मिला दी वो कलेक्ट होगा, उसका साइज बड़ा हो गया और वो सस्पेंशन की तरह काम करने लग गया। या आपने कुछ ऐसी चीज करी केमिकल चेंज कि उसका साइज छोटा हो गया बहुत ज्यादा और वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो गया। तो फिर उसने कहा कि हम किसी भी चीज को एक फिक्स चीज नहीं कह सकते, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, स्टेट। यानी कि जो इस कंडीशन में आ जाएगा वो कोलाइडल है, और कोई भी चीज जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी वो कोलाइड नहीं है। तो ये समझ में आया आपको यहाँ तक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए? इसे हम इसीलिए कहते हैं कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक के डिस्टेंस को, तो इसको कहेंगे कोलाइडल स्टेट। तो ये आती रहेगी जाती रहेगी। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, और इस चैप्टर का नाम क्या है, कोलाइडल स्टेट है। ये समझ में आया सबको? आप फिक्स किसी भी चीज को नहीं कह सकते हो कि ये कोलाइडल है या ये ट्रू सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। हमें किसके बेस पे देखना पड़ेगा, पार्टिकल के साइज के बेस पे। अगर आपने कुछ चीज ऐसी मिला दी जिलेटिन में कि उसके पार्टिकल का साइज छोटा हो गया, पहले बड़ा था बहुत छोटा हो गया, तो ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसे, फिर हम उसे कोलाइड नहीं बोलेंगे। और अगर आपने कुछ ऐसी चीज मिलाई
कि ये क्या हो गया, इसका पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, तो हम उसे सस्पेंशन बोलेंगे फिर। और है एक ही चीज, ये ऐसे ही हो गया जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई चीज फिक्स नहीं है। मैं बोलूंगा वाटर है जो H2O है वो लिक्विड है, तो मेरा कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे फ्रीज करोगे तो ये आइस बन जाएगा, तो सॉलिड बन गया, ये तो स्टेट है। अगर आपने उसे हीटिंग करी और वाटर बन गया तो हम बोलेंगे लिक्विड है। और अगर मैंने और हीटिंग करी और ये वाटर वेपर्स बन गया तो आप बोलोगे इससे गैस है। तो ये स्टेट हो गई ना, ये स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट। अब ये नहीं कह सकता मैं कि H2O लिक्विड स्टेट ही है, तो गलत हो जाएगा मेरा कहना। क्यों? क्योंकि मैं इसे तीनों स्टेट में चेंज कर सकता हूं। ऐसे ये प्रॉब्लम आई जब वो ये थॉमस ग्राहम ने जो कॉन्सेप्ट दिया था दो, क्रिस्टलॉइड का और कोलाइडल का। उसने कहा दो टाइप से होते हैं, एक पार्चमेंट पेपर में पास आउट हो जाएगा, जैसे हम पार्चमेंट पेपर को रखेंगे यहाँ पे, ये इसके पास आउट चला जाएगा। और एक है कि जो ये पास आउट नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रह जाएगा, बाकी वाटर नीचे चला जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कैसे? जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर मैंने कहा, अब आप वाटर को कौन सा स्टेट बोलोगे? H2O कौन सा स्टेट है? ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है क्योंकि ये आइस फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है वाटर में, और वेपर फॉर्म में भी हो सकता है वाटर वेपर्स में। जब आप हीटिंग करोगे वाटर को तो उसके वेपर्स बनते हैं। तो आप इसे फिक्स नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये वाटर है तो ये किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, जब तक उसे प्रेजेंट ना किया जाए। यहाँ पे मैंने H2O लिखा है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक मैंने उसके ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है। अगर G लिख दिया मतलब ये गैस फॉर्म में है, L लिख दिया मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये S लिख दिया मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में। यानी ये क्या है, स्टेट है, ये चेंज हो सकती है, एक से दूसरे में चेंज हो सकती है, तो उसे कहते हैं स्टेट। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का और कोलाइडल स्टेट का? कोई डाउट किसी को? रिप्लाई करके बताओ मुझे। स्टार्टिंग में दो टाइप से इसे क्लासिफाइड किया गया था, लेकिन फिर इसको हटाया गया और कहा गया कि हम इसे स्टेट कहेंगे, हम इसको क्या नहीं कह सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, उसे स्टेट के फॉर्म में देखा जाएगा। रिप्लाई करके बताओ मुझे, यस नो, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये रीजन पूछा जाता है कि कोलाइडल स्टेट कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझने के लिए बोलते? होता है, आगे आएंगे रीजनिंग। और क्या कह रहे हैं अच्छा, दूसरा? ठीक है। एक बार फिर से रिप्लाई वो करना, रिपीट करना। सर आ गया समझ में। आ गया? और किसी को डाउट? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कोलाइडल एक सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक स्टेट कहते हैं जो आप चेंज कर सकते हो, एक से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। अब मेन क्या है, जो सॉल्यूशन को यहाँ पे तीन टाइप से डिवाइड किया गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखो, पहला है ट्रू सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है उसमें ये है। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है इसमें सस्पेंशन। तो इसको क्या है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है पार्टिकल साइज, जो इसकी डिफाइन है वही क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो पहला है पार्टिकल साइज, लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर। और कोलाइडल सॉल्यूशन है कोई भी कंपाउंड जिसका साइज इसके बीच में होगा उसे आप कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलोगे। तो अब फिक्स नहीं है कि आप बोलोगे कि ये कोलाइडल ही है, हो सकता है अगली बार में वो चेंज हो जाए और सस्पेंशन बन जाए। और ये होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। किसी बुक में ये 100 लिखा होता है जो गलत है, ध्यान रखना। ये 1000 है, 100 वाला गलत है, कई बुक में है जिसमें 100 लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है इसमें विजिबिलिटी। आप इसे कैसे देखोगे? अगर आप इसे नेकेड आई से देखते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो यू कांट सी, यानी विजिबल नहीं हो सकता, ये दिखता नहीं है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा ये। ठीक है, किससे? नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। आप कैसे भी देखोगे तो नहीं दिखेगा। नेकेड आई से देखो आप, चाहे आप
किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखो तो भी नहीं दिखने का, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है। चाहे आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखो, किसी भी चीज से देखो, लेकिन इसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे। विजिबिलिटी मतलब विजिबल, और कौन सी चीज देखोगे आप, पार्टिकल। तो जो पार्टिकल है उस वो विजिबल नहीं है, किस केस में, ट्रू सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो ये नेकेड आई से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, बहुत ज्यादा जो हाईली माइक्रोस्कोप होते हैं उससे आप नहीं देख सकते इससे। ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी दिखते नहीं है, नेकेड आई से तो नहीं दिखेंगे। केवल कब दिखते हैं ये, अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखो और इसमें टिंडल इफेक्ट होता है जो हम आगे वो करेंगे, तो उस कंडीशन में ये दिख सकते हैं, इसके पार्टिकल दिखते हैं। अल्ट्रा मतलब हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल का माइक्रोस्कोप जो जनरली आपके पास होता है उससे नहीं दिखेगा, वो जो आपके लैब में होता है। ये अल्ट्रा होता है, बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उससे दिखेंगे उसके पार्टिकल। और ये नेकेड आई से भी दिख जाते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो ये विजिबल होते हैं, इसके पार्टिकल होते हैं जो विजिबल होते हैं विद नेकेड आई, आप उसको आराम से देख सकते हो। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिफाइन। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, विजिबिलिटी, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेपरेशन, या आपकी बुक में से देखते हैं फिल्टेबिलिटी, दोनों में लिख देता हूँ। सेपरेशन का मतलब क्या होता है और फिल्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दोनों में अलग अलग चीजें हैं। सेपरेशन या फिल्टेबिलिटी के लिए दो चीज लेते हैं हम। एक लेते हैं फिल्टर पेपर, जो आपके लैब में रखा होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और एक होता है एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन कह दो या पार्चमेंट पेपर कह दो, आपको बताया था सेलोफेन वगैरह, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको बताया था आपको ऑस्मोटिक में। अब देखो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन को आपने अल्ट्रा पेपर सॉरी फिल्टर पेपर से पास आउट कराया, तो क्या ये सेपरेट हो पाएगा, क्या ये अलग हो पाएगा उससे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर पेपर लगाया, और फिल्टर पेपर में आपने कौन सा पेपर लगा दिया, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लगा दिया। अब यहाँ से आपने ट्रू सॉल्यूशन को डाला, तो ये ट्रू सॉल्यूशन यहाँ रुकेगा या नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रुकता नहीं है, ये नीचे आ जाता है, ये किसी से भी नहीं रुकता, यानी कि दोनों से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। इससे पॉसिबल ही नहीं है सेपरेट होना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है कई बार फिल्टेबिलिटी, तो ये फिल्टर हो जाएगा, यानी फिल्टर रुकता नहीं है, ध्यान रखना। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो या एनिमल मेम्ब्रेन हो, उससे ये पास हो जाएगा, पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन। क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। सारा आंसर क्या है, साइज का है, साइज बहुत छोटा होता है। और जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, आराम से पास आउट हो जाता है उसके। तो ये ध्यान रखना आपने। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल की डिफाइन देखो मैंने आपको बताई थी उस समय, कि जो फिल्टर पेपर है ये इससे पास आउट हो जाएगा, यानी इससे इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इससे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, ध्यान रखना, जैसे आप फिल्टर पेपर में डालोगे उससे ये पास आउट हो जाएगा, ठीक है। और एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन वगैरह लाते हो आप लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आप ध्यान करो, तो उसमें उसके पोर्स का साइज छोटा होता है, तो ये उससे पास आउट नहीं हो पाते, यानी उससे इससे सेपरेट करना क्या है, पॉसिबल है, या ये उससे पास आउट नहीं हो सकते, ध्यान रखो। रीजन क्या होगा, सेम आंसर है, साइज। इसका साइज मीडियम होता है और फिल्टर पेपर का साइज बड़ा होता है, पोर का साइज, और एनिमल मेम्ब्रेन के पोर का साइज छोटा होता है। ये चीज को ध्यान रखना है, फिल्टर पेपर के पोर का साइज बड़ा होगा तो उसमें से जिसका साइज बड़ा होगा वही रुक सकता है, छोटा वाला नहीं रुकेगा। और एनिमल मेम्ब्रेन का साइज, पोर का साइज फिल्टर पेपर से कम होता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, ये ऊपर ही रुक जाता है, फिल्टर पेपर में ऊपर ही रुक जाएगा, यानी उससे पास नहीं हो सकता। तो इसको सेपरेट करना आसान है, ये सेपरेशन लिखा है मैंने, तो सेपरेशन करना पॉसिबल है,
या आपकी बुक में कई बार लिखा रहता है यहाँ पे फिल्टेबिलिटी, तो ये फिल्टर नहीं हो सकता, किससे, एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकता। और ये दोनों में पॉसिबल है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये दोनों के साथ क्या होगा, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, यानी ये दोनों से पास नहीं हो सकता है, नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? रिप्लाई करके बताना मुझे। यस सर। आ गया, आगे बढ़ जाऊं। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इसमें देखो फोर्थ पॉइंट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आप समझ गए, मूवमेंट करना होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होगा ये कैसा, ये इसके पार्टिकल डिफ्यूज होंगे या नहीं होंगे, बताओ जरा। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूज मतलब मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? हो जाएंगे। हाँ, तो ये क्या होते हैं, डिफ्यूज रैपिडली, बहुत तेजी से डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि छोटा पार्टिकल से छोटी चीज होगी तो बहुत तेजी से भागेगी, तो ये रैपिडली जाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फास्टली डिफ्यूज होंगे, मूवमेंट करेंगे। कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे होंगे डिफ्यूज में, डिफ्यूज तो होंगे ये, लेकिन कैसे होंगे, स्लोली, थोड़े भारी पार्टिकल्स आ गए तो हल्के जाएंगे। और ये है सस्पेंशन, अब ये बहुत बड़े पार्टिकल आ गए, तो बड़े पार्टिकल क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे या नहीं होंगे, तो ये डिफ्यूज नहीं होते। सारा खेल किसका है इसमें, साइज का। देखो सारे आंसर हमें किससे मिल रहे हैं, साइज से। जिसका साइज बड़ा होगा, जो बहुत बड़ा आदमी है, सपोज करो इतना मोटा तकड़ा आदमी है, उसको चलने में क्या होगी, दिक्कत आएगी, वो धीरे धीरे चलेगा। और जो पतला आदमी होगा वो फास्ट चलेगा। तो ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन ये रैपिडली क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए बहुत तेजी से डिफ्यूज करेगा, मूवमेंट करेगा बहुत तेजी से। ये स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका साइज दोनों के मीडियम का है, इसलिए आराम आराम से मूवमेंट कर रहा है। और इसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए क्या करेगा, ये आराम आराम से, ये डिफ्यूज करेगा ही नहीं। जैसे सैंड हो गया, सैंड कहाँ डिफ्यूज करेगा, वो तो एक जगह पे जाके बैठ जाता है, ठीक। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है सेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आफ्टर 5 मिनट्स आपने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने टू सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे रख दिया इसको टू सॉल्यूशन बना के। अब आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ बस। फिर ये आपने टू सॉल्यूशन बना दिया, इसको यहाँ पे आपने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया इसमें, और तीसरे में आपने बना दिया सस्पेंशन, ठीक है। अब आप क्या करो, 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के देखो तो कौन से पार्टिकल हैं जो सेटल डाउन हो जाएंगे और किसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, कोई बता सकता है? किसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और किसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे? हाँ श्रुति, ठीक है आंसर। और इसके अलावा? सर ट्रू सॉल्यूशन के नीचे नहीं बैठेंगे और हाँ सुपरसन के बैठ जाएंगे, हाँ सही तो है, ये हैवी पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल। देखो जो हैवी होगा वो बैठ जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सस्पेंशन होगा इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, तो आप देखो रेत को उसमें मिलाओ, पहले पानी में मिलाओ, तो जब तक आप इसे क्या करोगे, इसे घोलते रहोगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में बना रहेगा। जैसे आप इसे छोड़ोगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सेटल डाउन होता है इमीडिएटली, तुरंत ही क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ गए। अब ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसके पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं, तो ये सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे, तो ये सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, डज या डू नॉट सेटल। इसके पार्टिकल्स हैं जो ये नीचे नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि छोटा साइज है पार्टिकल का, तो ये सॉल्यूशन में ही घूमता रहेगा। इसके केस में क्या होता है कि जनरली ये सेटल नहीं होते, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होती है, अगर आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल,
सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं, जिससे क्रीम निकालते हैं। अगर आपने ध्यान हो किसी को कि क्रीम निकाला जाता है, ठीक है, तो क्रीम निकालने से क्या होता है कि वो जो ये क्रीम वाले पार्टिकल्स होते हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं, ये सेटल हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग के केस में ये केवल सेटल होते हैं, बस ओनली इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूग, बस बाकी के केस में ये वो सेटल नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑर्डनरी कंडीशन में सेटल नहीं होते हैं, लेकिन एक मशीन होती है जिसमें क्रीम को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे आपने मिल्क रखते हैं आप लोग, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग मतलब इससे क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। घुमाने से क्या होता है, ये पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जो क्रीम निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूग, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है आपके पास। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूग के केस में सेटल डाउन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ओनली, बाकी सेटल नहीं होता है, चाहे आप कितने भी मिनट उसे रखो अलग से। तो इसे कहते हैं सेटलिंग। क्लियर हुआ? सेटिंग 4 और 5 इज क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाऊं या इसको किसी को एक्सप्लेन करना हो? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट फिर से ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है। ठीक है, इसके बाद आता है नेचर का। नेचर में भी एक क्वेश्चन आता है इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? तो ये ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है आपको पता है, ये होता है होमोजीनियस, जो हमने पढ़ा भी था सॉल्यूशन में, होमोजीनियस। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और होमो का मतलब सेम। इसमें थ्रू आउट सेम होता है, इसमें थ्रू आउट सेम नहीं होता है। लेकिन इसमें भी आपके पास एक क्वेश्चन पूछता है वो कि दिखने में तो हमें सेम लग रहा है, जैसे मिल्क है, मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ओवरऑल थ्रू आउट सेम दिखाई देता है, कंपोजिशन सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोलाइडल को हेट्रोजीनियस बोलते हैं, क्यों? इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास कि कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में तो क्या है, थ्रू आउट सेम दिख रहा है हमें, तो दिखने में तो लग रहा है ये होमोजीनियस है, लेकिन होता ये हेट्रोजीनियस है, क्यों? किसी को पता है इसका आंसर? ये क्लास 9th में था आपके पास, बता सकते हो कोई? ट्राई करो इसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाओगे जितना। हाँ, नहीं नहीं, श्रुति क्वेश्चन ही यही है कि जो इसमें कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कोलाइडल में भी लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आपने क्या किया, मिल्क को देखो आप, तो मिल्क में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा आपके पास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें आपको कहीं ज्यादा क्रीम दिखाई नहीं देगी ना कम दिखाई देगी, लेकिन फिर भी हम उससे क्या कर रहे हैं, हेट्रो में गिन रहे हैं, जबकि दिखने से तो हमें क्या लग रहा है, ये होमोजीनियस है। यही तो क्वेश्चन है इसका, लॉजिकल क्वेश्चन। तो उसके लिए आंसर है, आपको इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है कि हम एक चीज और देखते हैं, वो देखते हैं पार्टिकल का साइज। देखो, एक तो वाटर के पार्टिकल का साइज है और एक है कोलाइडल के पार्टिकल का साइज। तो जो कोलाइडल के पार्टिकल का साइज होता है, इसका साइज वाटर के साइज से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इससे हेट्रो में काउंट करते हैं। जबकि हम ये भी तो कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, तो ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। जो वाटर का साइज होता है लगभग लगभग इक्विवेलेंट साइज किसका होता है, हालांकि वाटर का छोटा ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसके, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज में। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में वाटर के पार्टिकल का जो साइज है और कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है, इसमें बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, दिखने से हमें पता नहीं चलता क्योंकि नेकेड आई से देखते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको बड़ा डिफरेंस होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स ये दिख रहा है आपको, कोलाइडल पार्टिकल्स, और वाटर के पार्टिकल्स आपको ये दिख रहे हैं, इससे भी छोटे दिखेंगे इसलिए। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक बड़ा डिफरेंस आ गया, तो इसकी वजह से हम इसे हेट्रोजीनियस में काउंट करते हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल का साइज है जो,
वो छोटा होगा, काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो अब हम इसे किस में काउंट करते हैं? हेट्रोजीनियस में। समझ में आया? जबकि इसमें भी कंपोजिशन क्या होगा? थ्रू आउट सेम रहता है। अगर आप मिल्क देखो, मिल्क का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो मिल्क में देखो वाटर और क्या होता है, इसमें फैट्स होता है। तो फैट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि फैट्स कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन जब आप उसकी क्रीम निकालते हो तब एकदम से फैट बाहर निकल आता है, क्रीम आ जाती है बाहर। ठीक है, तो वो उसके बाद आती है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। लेकिन पहले तो वो थ्रू आउट क्या होगा? सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। तो ये समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर में। इसमें पूछना है किसी को दोबारा तो मुझे पूछ सकते हो। एनी डाउट? आगे बढ़ जाऊं? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो अभी काफी चीज है, छोटी छोटी चीज यही है, इसी के बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता, जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं उसी के बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे वो कहेगा कोलाइडल को हम स्टेट क्यों बोलते हैं, कोलाइडल स्टेट क्यों बोलते हैं हम इसे पूरा सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल देते? तो आपको उसका लॉजिक बताया। दूसरी चीज है कि हम किसी भी चीज को अगर फिक्स नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं फिक्स, तो वो भी लॉजिक है। ठीक है, अब इसमें आता है अपीयरेंस। देखो ट्रू सॉल्यूशन होता है जो आपको क्लीन और क्लियर दिखाई देता है, क्लियर है। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओगे, शुगर सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्लीन क्लियर सॉल्यूशन बनता है इसका। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये होता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि धुंधला टाइप का। और सस्पेंशन होता है ओपेक, यानी इसके आस पास आर पार आप देख नहीं सकते, उसे कहते हैं ओपेक। तो सस्पेंशन होता है ओपेक, कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा धुंधला टाइप का होता है हल्का सा, और ट्रू सॉल्यूशन आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये अपीयरेंस है, दिखने में कैसा लग रहा है हमें। इसके बाद एक दो पॉइंट और है इसमें, वो मेन है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो है टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। ये साइंटिस्ट का नाम है, टिंडल भी साइंटिस्ट का नाम है, यानी सब साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया ताकि आप उसे भूलो मत। टिंडल इफेक्ट किसने दिया था? टिंडल साइंटिस्ट ने। ब्राउनियन मोशन किसने बताया था? ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो जनरली उन्होंने किसके लिए दिखाई है? कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। तो ये दोनों के दोनों है जो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेगा, तो इसी की प्रॉपर्टी में मेन आता है। तो ये हमने इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता है, यानी टिंडल इफेक्ट को और ब्राउनियन मोशन को कौन शो नहीं करता है? ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता। जबकि सस्पेंशन में और मे नॉट भी, इसका कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन होती है, अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो शो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसकी हम स्टडी करते नहीं है ज़्यादा, हम करते कोलाइडल की। ठीक है, अब देखो टिंडल और ब्राउनियन को हम आगे ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले ये समझ में आ गया हो, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है कि जैसे ये सॉल्यूशन है आपके पास और आपने कोलाइडल सॉल्यूशन रख दिया इसके ऊपर से, यहाँ से आपने टॉर्च लिया और टॉर्च से लाइट पास आउट कराई, तो ये लाइट पास आउट होने से क्या होगा? ये पूरा का पूरा पाथ लुमिनस हो जाएगा, यानी कि इसमें लाइट जैसा लगेगा आपको अंदर। तो आप बोलोगे ऐसा तो होता ही रहता है, ये पूरा का पूरा लाइट कैसा हो जाएगा? लाइट वाला पाथ हो जाएगा, ल्यूमिनस पाथ हो जाएगा। आप कहोगे तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ये तो किसी के भी साथ भी हो सकता है। आप एक काम करो कि एक ग्लास की कोई चीज लेना और इसमें पानी रख दो, ठीक है, और सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन कुछ भी मिक्स कर दो। अब आप क्या करो, टॉर्च लो और टॉर्च से यहाँ से लाइट पास आउट करो। ये टॉर्च लेना आपने और यहाँ से लाइट पास आउट करो, और फिर देखो कि यहाँ आपको अंदर लाइट दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल भी आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, ध्यान रखना। यहाँ से आपने लाइट पास आउट करी तो आपको दिखेगा लाइट यहाँ आ रही है, यहाँ बिल्कुल डार्क नजर आएगा आपको, और फिर यहाँ से लाइट नजर आएगी आपको। आप बोलोगे हुआ कैसे? तो चमत्कार हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा लॉजिक है जो आपको आगे बताया जाएगा। तो
इसे कहते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। कौन? ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बनाया आपने, ये शो नहीं करेगा, यानी आपको बीच में लाइट दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी वो सब आपको अभी लॉजिक बताया जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, कोलाइडल सॉल्यूशन रखने के बाद यहाँ आपको ये पाथ क्या हो गया, पूरा ल्यूमिनस हो गया, पूरा चमकने लग गया पाथ। ये ऐसी है, देखो जैसे आपका रूम है, रूम में थोड़ी सी कहीं से धूप आती है और आपका पूरा रूम है जो वो कैसा हो जाता है, लाइट वाला हो जाता है। ये टिंडल इफेक्ट का इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट यही कहता है कि थोड़ी सी लाइट आ रही है आपके घर में, एक ऐसी लाइट आई और पूरा का पूरा घर आपका, पूरा रूम आपका क्या है, लाइट वाला हो गया। तो किस वजह से हुआ? जबकि लाइट तो सनलाइट थोड़ी सी आ रही है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा रूम आपका लाइट वाला कैसे हो गया? तो उसका इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट है। तो साइंटिस्ट ने बताया था, तो उसने बहुत मेहनत से बताया था, तो हम भी इसकी डिटेल आगे बताएंगे आपको मेहनत से, ठीक है। तो इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जैसे ही आपने क्या किया, लाइट पास आउट कराओगे कोलाइडल पार्टिकल्स से, तो वो स्कैटर कर देता है। इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसने लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया, फैला दिया, तभी तो ये लाइट यहाँ पे आई और ये पूरी फैल गई। उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कैसे फैली उसका भी लॉजिक आगे बताया जाएगा कि क्यों फैल जाती है। तो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। फिर से रिज्वाइन करना है क्योंकि टाइम ऑफ हो रहा है इसका। रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।